दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 48 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले 47 तक आप पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि मेरा दोनों चैनल जो है टीजीटी पीजीटी के लिए एक वीडियो इस पर एक वीडियो इस पर डाला जाता है, ज्ञान कोश एजुकेशन और ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पे। इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो काफी अच्छा है, नहीं तो नहीं किए होंगे तो दोनों कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो एक एक चैनल पर बारी बारी डाला जाता है। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, आसमां कैसे कैसे, यह किसकी रचना है? आसमां कैसे कैसे, यह रचना किसकी है आपको बताना है। उदय प्रकाश का है, या स्वयं प्रकाश का है, या असगर वजाहत का है, या फिर रामदरस मिश्र का है? किसका है आसमां कैसे कैसे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वयं प्रकाश का है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण ये ग्रंथ जो है किस वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको ये बताना है। ऋग्वेद का है, या यजुर्वेद का है, या साम वेद का है, या फिर अथर्व वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद का है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यजुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं? यजुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। उर्वशी जो चंपू काव्य है यह किसकी रचना है? ध्यान से पढ़िएगा। उर्वशी चंपू काव्य यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, या उदय शंकर भट्ट की है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? ये किसकी है? उर्वशी, ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद की है। क्योंकि अब जब उर्वशी जब पूछा जाएगा, तो जब अगर चंपू काव्य पूछा जाएगा तो आप थोड़ा समझिएगा, और फिर महाकाव्य पूछा जाएगा तो समझिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है वहां। अगर मान लीजिए चंपू काव्य या फिर महाकाव्य दोनों नहीं दिया, सिर्फ उर्वशी दिया हुआ है और जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सीधे रामधारी सिंह दिनकर का ही होगा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो जयशंकर प्रसाद का होगा। लेकिन अगर ऐसे करके दिया जाए कि चंपू काव्य है कि महाकाव्य है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5, भास की प्रमुख रीति है। भास की प्रमुख रीति कौन सी है, आपको ये बताना है। वैदर्भी रीति है, या गौड़ी रीति है, या पांचाली रीति है, या फिर भारतीय रीति है? भास की प्रमुख रीति कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, वैदर्भी रीति है। आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति माने, आपको ये बताना है। राजसूय से, या रसायन से, या रसिक से, या फिर रासक से? चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन को ये मान्य है रासो शब्द की व्युत्पत्ति? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, रासक से, रासक शब्द से माने हैं, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। जयदेव का समय है, जयदेव का समय क्या है, आपको ये बताना है। 13वीं शताब्दी है, या 14वीं शताब्दी है, या 11वीं शताब्दी है, या फिर 10वीं शताब्दी है? जयदेव की कौन सी शताब्दी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 13वीं शताब्दी है। प्रश्न नंबर 8, सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच किसने माना है? सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच माना है, तो किसने माना है, आपको ये बताना है। उद्भट ने माना है, या वामन ने माना है, या रुद्रट ने माना है, या फिर कुंतक ने माना है? किसने माना है सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच? तो ये आपका हो गया बी, यानी कि वामन ने माना है। प्रश्न नंबर 9, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं तथा नगड़, भगड़, फिर भगड़, रगड़, माने एक नगड़, 2 भगड़ और रगड़ पाए जाते हैं? वंशस्थ में, या द्रुत विलंबित में, या शालिनी में, या फिर वसंत तिलका में? किस में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का बी, द्रुत विलंबित में, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 10 हम देखते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14-14 मात्राएं, या 11-11 मात्राएं, या 15-15 मात्राएं, या फिर 19-19 मात्राएं? कितनी मात्राएं होती हैं, आपको ये बताना है।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 15-15 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यदि इन सब वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चाहे तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वहां ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप अपने टेलीग्राम में ज्ञानकोश एजुकेशन को सर्च करेंगे, वहां से आप सीधे ये लोगो कार्नर पे वो लोगो मिलेगा और वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और जितना भी पीडीएफ आपको पहले का या फिर अब का जो है सब फ्री ऑफ कास्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो पीडीएफ बनाता हूँ, सब टेलीग्राम पर फ्री में डाल देता हूँ। आप वहां से जो है कि फ्री अपना पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, मुझे पता भी है। और एक निवेदन जरूर है कि थोड़ा सा इस चैनल पे वीडियो कुछ लंबे समय बाद पड़ रहा है, कुछ निजी व्यस्तताएं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञानकोश एजुकेशन और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट दोनों को। प्रश्न नंबर 11, किस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं? किस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं? आपको ये बताना है। तोमर में, त्राटक में, सखी में या फिर रूपमाला में, किसमें होता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, तोमर में। प्रश्न नंबर 12, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? अक्त प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, किस प्रत्यय के योग से हुआ है ये आपको ये बताना है। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है? एबीसीडी में आपको ऑप्शन बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक तीन प्रत्यय के योग से ये बना है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? अब इसके बाद आप व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण संबंधित, ठीक है ना, बने रहिएगा अंत तक। गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है या तृतीय विभक्ति है या फिर चतुर्थी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है। तो आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 13 का डी, चतुर्थी विभक्ति। 14 देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, कौन सा शब्द द्वंद्व समास का है आपको ये बताना है। आजकल या रातों रात या दिन दिन या वीर पुरुष, कौन है द्वंद्व समास का उदाहरण, ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आज कल, माने इसका समास विग्रह हो जाएगा आज और कल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15, अद्रि शब्द का अर्थ है क्या है? अद्रि शब्द का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। दुख, गीला, व्यर्थ या फिर पर्वत, अद्रि शब्द का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्वत। प्रश्न नंबर 16, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या है आपको ये बताना है। पितृधन आकृति, पित्राधन आकृति, पितृधन आकृति, पिताधन आकृति, इसमें से कौन सा विकल्प सही है पित्राकृति का? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल पितृधन आकृति ही होगा। प्रश्न नंबर 17, गतानुगति शब्द का सही अर्थ है, गतानुगत शब्द का सही अर्थ है क्या है? पीछे चलने वाला, गत को नहीं मानने वाला, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला या फिर अनुसरण करने वाला, कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। प्रश्न नंबर 18, घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद छायावाद का है या प्रगतिवाद का है या प्रयोगवाद का है या इनमें से कोई नहीं, क्या है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद का है। प्रश्न नंबर 19, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार आपको ये बताना है। नई कविता का या प्रगतिवाद का या समांतर कविता का या इसमें से कोई नहीं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रगतिवाद का है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है?
इसका नहीं है, आपको ये बताना है। काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, या फिर अलग अलग बैतरणी। ठीक है ना, किस रचना का संबंध काशी से नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, अलग अलग बैतरणी। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21, निम्नलिखित में सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। निम्नलिखित में होना चाहिए, ने नहीं। निम्नलिखित में सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। कौन नहीं रहे, आपको ये बताना है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है ना, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, आपको ये बताना है। काफी आसान सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर बता भी सकते हैं। खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी, या कलिकथा बाया बाईपास, ये कौन सा जीवनी परक उपन्यास है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, खंजन नयन। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरैन के, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। विभावना है, या फिर रूपक है, या प्रतीक है, या फिर अन्योक्ति है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरैन के। ध्यान से समझिए और इसका उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इसमें रूपक अलंकार है, मुख रूपी कमल। ठीक है ना, ये सीधे रूपक अलंकार आपको यहाँ दिख रहा है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24, सिंधु सेज पर धरा, धारा नहीं धरा होना चाहिए, धरा मिसप्रिंट है। धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? आपको ये बताना है। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, अभिधा है, या व्यंजना है, या तात्पर्य है, या फिर लक्षणा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, व्यंजना है। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। पर्यंत और पर्यक ये शब्द युग्म है, इसका सही भेद का चयन करना आपको। इसका सही भेद क्या है बताइए। तक और कीचड़ है, या तक और पलंग है, या पर्याप्त और पलंग है, या समग्र और पीड़क है। इसमें से कौन सही है? पर्यंत और पर्यक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तक और पलंग। पर्यंत माने तक और पर्यक माने पलंग। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरह से आप 25 प्रश्नों को पढ़े, और प्रश्नों का श्रृंखला कैसा रहा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।